चल यूनिट का नाम लिख लो, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है ये, जिसका फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले कुछ ओटी वाली चीजें, जानकारी वाली चीजें अपन लिखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जन्मदाता कौन थे। आधुनिक रसायन शास्त्र, आधुनिक रसायन शास्त्र के जन्मदाता कौन थे। आधुनिक रसायन शास्त्र के जन्मदाता लेवाजिए हैं। लेवाजिए, लेवाजिए आधुनिक रसायन शास्त्र के जन्मदाता लेवाजिए हैं। पहले रॉबर्ट बॉयल को भी कहा जाता था। पहले रॉबर्ट बॉयल, क्योंकि इन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। रॉबर्ट बॉयल, लेवाजिए ने आधुनिक रसायन, आधुनिक का मतलब समझते हो ना। आधुनिक का मतलब होता है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी के युग में सबसे ज्यादा जो मान्यता दी जाती है रसायन शास्त्र की, जन्म देने की मान्यता, वो लेवाजिए को है। लेकिन पहले रॉबर्ट बॉयल को भी मानते थे, क्योंकि विदेशों में इन्होंने सबसे ज्यादा खोजें करी, रसायन शास्त्र के बारे में बताया। तो ये दोनों ही वैज्ञानिक हैं जो जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। लेकिन अभी अभी अपन इनको मानते हैं, लेवाजिए को। ठीक है, ओटी में आता है ये कि जन्मदाता कौन है, तो आप लेवाजिए लगाओगे, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। यदि दोनों ऑप्शन आएंगे भी तो ए और बी करके आएगा, तो अपन ए और बी लगा देंगे। जैसे ए में ये दिया होगा, बी में ये, तो ए और बी लगा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा है, स्टार लगा के लिखना है अपन को, कार्बनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है। जनक और जन्मदाता एक ही बात है। कार्बनिक रसायन शास्त्र, देखो रसायन शास्त्र की कई शाखाएं, कार्बनिक, ऑर्गेनिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र या ऑर्गेनिक रसायन शास्त्र के जनक, जनक या जन्मदाता एक ही बात है, बर्जिलियस थे। बर्जिलियस, बर्जिलियस इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था सबसे पहले, यूरिया, है ना। तो इनको कार्बनिक रसायन शास्त्र के जन्मदाता कहे जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं ने। भारत के प्राचीन रसायनज्ञ कौन थे। भारत के प्राचीन, बहुत पुराने, भारत के प्राचीन रसायनज्ञ, प्राचीन रसायनज्ञ नागार्जुन थे। नागार्जुन, नागार्जुन। ठीक है, और चौथा है, द्रव्य के संरक्षण नियम किसने दिया था। द्रव्य का संरक्षण नियम, आगे अपन पढ़ेंगे इस नियम को। द्रव्य का संरक्षण नियम, ये क्या होता है अभी मैं पढ़ाऊंगा। संरक्षण नियम आगे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये पेपर में भी आता है। द्रव्य का संरक्षण नियम, तो द्रव्य के संरक्षण नियम को दिया था लोमोनोसोफ ने। लोमोनोसोफ, द्रव्य का संरक्षण नियम दिया था लोमोनोसोफ ने, जिसकी पुष्टि लेवाजिए ने की थी। नियम दिया इसने और पुष्टि की थी लेवाजिए ने। पुष्टि लेवाजिए। ये बुकों में तुम्हें लेवाजिए का नाम लेवोसियर लिखा मिल सकता है, लेवोसियर। ठीक है, वो एक ही बात है, लेवाजिए। पढ़ने का तरीका अलग है बस। रसायन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, किस शब्द से हुई।
रसायन शब्द की उत्पत्ति, रसायन शब्द की उत्पत्ति हुई थी कीमिया शब्द से। कीमिया, कीमिया शब्द से हुई थी, क्योंकि इसका अर्थ है, कीमिया शब्द का अर्थ है गुप्त, गुप्त या रहस्यमय। रहस्यमय, देखो रसायन में रहस्य बहुत छुपे रहते हैं, और इसका अर्थ क्या है, कीमिया, और कीमिया शब्द से बना दिया केमिस्ट्री या रसायन। ठीक है, रसायन शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई, इसका अर्थ क्या है, रहस्यमय। केमिस्ट्री में रहस्य बहुत छुपे रहते हैं, पता नहीं किस रिएक्शन से क्या हो जाए, तो इसीलिए उसका नाम केमिस्ट्री रख दिया, क्योंकि कीमिया का अर्थ क्या होता है, रहस्यमय। ये कुछ नोट पॉइंट थे, एक तरह से ये ओटी वगैरह में आ जाते हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, ये अपन को ध्यान रखना है। और वैसे भी ना भी आए तो भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें इतना तो पता ही होना चाहिए कि हमारे रसायन शास्त्र का जन्म किसने दिया था, लेवोजियर और रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, कार्बनिक रसायन की उत्पत्ति किसने की थी, बर्जिलियस ने। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे यूरिया, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब किसने दिए थे, बर्जिलियस ने। और भारत के प्राचीन रसायनज्ञ जो सबसे पुराने थे वो नागार्जुन थे। इन्होंने ऑपरेशन करना सिखाया लोगों को, ऑपरेशन के चीड़-फाड़ करने के यंत्र बनाए इन्होंने। मतलब सबसे पहले जो रसायन के क्षेत्र में जिनका योगदान रहा, प्राचीन लिखा है ना, भारत के हैं ये प्राचीन रसायनज्ञ। ठीक है, नागार्जुन थे। और द्रव्य, एक नियम है द्रव्य का संरक्षण, द्रव्य माने होता है पदार्थ, पदार्थ के संरक्षण का नियम हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओटी में आता है कि ये किसने दिया था, लोमोनोसोफ ने। और ये भी आता है कि इसकी पुष्टि किसने की थी, लेवोजियर ने। फिर आता है रसायन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस शब्द से हुई, कीमिया से हुई। कैसे हुई, क्योंकि कीमिया का अर्थ होता है रहस्यमय या गुप्त, और हमारी केमिस्ट्री में तुम जानते हो रहस्य और गुप्त चीजें रहती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, केमिस्ट्री। ठीक है, और केमिस्ट्री का हिंदी में बोलते हैं रसायन। तो ये तो कुछ छोटे छोटे नोट पॉइंट थे जो पेपर में आने लायक क्यों, पेपर में ना भी आए तो भी तुम्हें इन चीजों को पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो इनका। अब आती है डेफिनेशन, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान से आप क्या समझते हो, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जो तुमने 9th में भी पढ़ी होगी, शायद 10th में भी पढ़ी होगी। ठीक है, ये तुम्हें पता ही होना चाहिए जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो, कि रसायन विज्ञान की क्या परिभाषा होती है। कोई परिभाषा बता सकता है, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, ऐसी शाखा है जिसमें द्रव्य, द्रव्य माने होता है पदार्थ। ठीक है, द्रव्य माने क्या होता है बच्चों, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, जैसे कि जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, वायु है ना, O2, हाइड्रोजन, धूल, मिट्टी, सब कुछ, सीमेंट, जो भी है ये सब क्या है, द्रव्य हैं। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि पदार्थ के संगठन, यानी पदार्थ के संगठन, संगठन का मतलब जानते हो, संगठन, पदार्थ के संगठन। जैसे ये पदार्थ है जल, इसका संगठन किस किस से मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये इसका संगठन हो गया किसी अनुपात में, मान लो 2:1 में मिला है, तो ये पदार्थ का संगठन हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या संगठन है, 2:1
एक में है, ठीक है। उनके गुणों, उनके गुणों, ठीक है, और उनकी अविक्रियाओं, उनकी अविक्रियाओं और ऊर्जा परिवर्तनों, ऊर्जा परिवर्तनों और तथा संरचना का अध्ययन किया जाता है, तथा संरचना का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से समझना इस लाइन को। इस पूरी केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, मान लो आपका द्रव्य ये रहा, जल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सब ये क्या है, द्रव्य पदार्थ होते हैं। और आगे पढ़ाऊंगा पदार्थ के बारे में। द्रव्य के संगठन, संगठन का मतलब होता है जो इसमें घटक हैं, जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनका संगठन किस अनुपात में है, 2:4 है, 1:3 है, जो भी होगा उसके संगठन के बारे में पता करते हैं पूरी विज्ञान में। उनके गुणों के विषय में, यानी कि जैसे जल के गुण क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के गुण क्या हैं, है ना, और भी बहुत सारे पदार्थ है, पदार्थों के या द्रव्य के गुणों के विषय में इसमें अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में। उनकी अभिक्रियाओं, इनकी अभिक्रियाएं कैसे हो रही हैं, जैसे जल हम जब पीते हैं तो क्या रिएक्शन करता है अंदर हमारे लिए, शरीर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उनकी अभिक्रियाओं। ऊर्जा परिवर्तनों, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, अभिक्रिया की ऊर्जा बढ़ती है या घटती है, ऊर्जा परिवर्तनों। तथा संरचनाओं का अध्ययन, जल की संरचना कैसी होती है अपन आगे पढ़ेंगे, इनकी और भी कई पदार्थ हैं उनकी संरचनाएं किस तरह की होती हैं, इनके विषय में हम अध्ययन करते हैं, इसे रसायन विज्ञान कहते हैं। वैसे तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं उसमें, लेकिन शॉर्टकट में रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि पदार्थ के संगठन, उसके गुणों, उसकी ऊर्जाओं, उसकी अभिक्रियाओं, संरचनाओं के विषय में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, रसायन विज्ञान कहलाता है। बोलो बच्चों, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई? हाँ, कोई विशेष डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन जब हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन हमें आना चाहिए। कोई ने पूछ ही लिया तो कि क्या है, तो तुम कह देना तुरंत कि ये विज्ञान की एक शाखा है जिसमें द्रव्य के गुणों, ऊर्जा परिवर्तनों, उसकी संरचनाओं, उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब आता है बच्चों रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के नाम। देखो अभी ये ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं जो पेपर में भले ही नहीं आते लेकिन तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इनकी शाखाएं पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, इनके जन्मदाता के विषय में पता होना चाहिए हमें, ठीक है। इसमें कोई खास बात नहीं है, याद रखने वाली चीजें हैं ये तो, है ना। तो रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। प्रमुख शाखाएं, शाखाएं वैसे तो बहुत हैं पर मुख्य मुख्य शाखाओं के नाम लिखना है, ठीक है। पहली शाखा होती है, कोई सी भी लिख दो, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। इसका इंग्लिश वर्जन होता है अकार्बनिक, मतलब एक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। एक होता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ठीक है। और तीसरा होता है भौतिक रसायन, तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स वाली, भौतिक रसायन, ठीक है। अकार्बनिक माने इनऑर्गेनिक, जो हम 3rd यूनिट पढ़ेंगे और सेकंड में भी थी। कार्बनिक जिसमें कार्बन होते हो, जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, ये है ना, एल्कोहल वगैरह, ये सब कार्बनिक में आएंगे। और फिजिकल
भौतिक रसायन, जैसे सेकंड यूनिट में आपकी कुछ भौतिकी के क्वेश्चन थे ना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, लैम्डा, तरंग दैर्ध्य, ये सब पढ़े थे ना, वो भौतिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने पढ़ी थी कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य इतनी है, तो ये सब काय में आते हैं, ये भौतिक, फिजिकल, इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिर आता है जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी होगी तुमने, जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। और फिर आता है औद्योगिक रसायन, है ना, इंडस्ट्रियल रसायन, औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन। ठीक है, ये मैंने तुम्हें 5 प्रकार बता दिए, होते तो और भी हैं, कृषि रसायन भी होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन भी होता है ना, लेकिन प्रमुख कह रहा है तो प्रमुख, वैसे तो हम 3 पढ़ते हैं, ये भी बायोकेमिस्ट्री हमारे 12th में आ जाएगी, और बायोलॉजी तुम पढ़ते ही होगे, है ना, विटामिन वगैरह ये सब केमिस्ट्री में भी दी हुई हैं 12th में, और बायोलॉजी में भी तुम पढ़ोगे पूरी विटामिन, हार्मोन्स, है ना, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, जो भी है आप बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे भी पढ़ोगे 12th में, और प्लस तुम्हारे जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे वो भी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, ये तो जानकारी वाली चीजें हो गई। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। द्रव्य या पदार्थ से आप क्या समझते हो? द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ, इसके बारे में सोचो, आप डेफिनेशन बना सकते हो क्या? बोलो, डेफिनेशन बन जाएगी। द्रव्य क्या होता है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें भार होता हो, जो स्थान घेरती हो, यानी कि जो भार रखती हो और स्थान घेरती हो, ऐसी कोई भी वस्तु जो भार रखती हो और स्थान घेरती हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं हम? अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव, अनुभव किया जा सके, किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ। यानी कि जो भार रखता हो, स्थान घेरता हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों से हम अनुभव कर सकते हो, वो द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे ये पेन है, ये क्या है? द्रव्य है कि नहीं है? इसमें भार भी है, स्थान भी घेरता है, इसको मैंने रख दिया, ये स्थान घेर रहा है, और इसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसे इसको हम टच करेंगे हाथ से, तो हम इसको पता कर सकते हैं कि ये कैसा है ना, या देख सकते हैं, देख भी तो सकते हैं इसको। अच्छा, कुछ बच्चे ज्ञान इंद्रियां नहीं जानते होंगे, जो जानते हैं वो बताएं मुझे, ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं? बताओ जरा। ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं। हाँ, कौन बता रहा है बेटा? क्या नाम है? संजय यादव। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखो, त्वचा, ये पता होना चाहिए अपन को, आंख, कान, नाक, आंख, कान, नाक, 4 हो गई। एक और होती है, वो क्या है? जीवा, जीवा हो गई 5। त्वचा, आंख, कान, नाक और जीवा, ये क्या करती हैं? ये ज्ञान इंद्रियां, इनसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं और सूंघ सकते हैं।
यानी सूंघना, चखना, देखना, सुनना और स्पर्श करना, ये सारी चीजें हमें बता देती हैं कि पदार्थ है या नहीं, है ना। जैसे मान लो हम त्वचा पर किसी चीज को टच कराएं तो हमारी ज्ञान इंद्रिय बता देती है कि यार ये वेट है इसमें, टच करते ही। जीभ हमें क्या बता देती है? स्वाद बता देती है उसका, कि इसका स्वाद कैसा है। नाक हमें सूंघ कर बता देती है कि इसमें स्मेल कैसी आ रही है। और कान, आंख हमें हम देख कर बता सकते हैं, और कान हम उसे सुनकर भी बता सकते हैं। तो ये हो गई आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनके थ्रू हम पदार्थ के बारे में अनुभव कर सकते हैं। तो पदार्थ की डेफिनेशन याद हो गई, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें भार होता हो, जो स्थान घेरती हो, जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हो, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। द्रव माने होता है लिक्विड, जैसे जल एक लिक्विड है, ठीक है, तो वो द्रव है। पदार्थ तो वो है ही, पर वो द्रव है। और एक होता है द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, कोई भी पदार्थ, ठीक है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो। द्रव्य क्या होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बोलो, डेफिनेशन बिल्कुल याद हो गई बच्चों। और इसके एग्जाम्पल तुम्हें जो दिखे, जैसे कुर्सी है, सीमेंट, धूल, मिट्टी, पानी, हवा, जो भी है, ये सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। अब आते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। वर्गीकरण अपन को करना है पदार्थ का, तो सबसे पहले कौन होता है? ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड के अंदर सारी चीजें समाई हुई हैं, समाई हुई हैं कि नहीं? देखो, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है द्रव्य, द्रव्य या पदार्थ या मैटर, या मैटर, ठीक है, द्रव्य, पदार्थ या मैटर। और दूसरा इसका पार्ट है ब्रह्मांड का ऊर्जा, जो कि द्रव्य नहीं होती। ऊर्जा में देखो, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ऊर्जा निकल रही है, मुझे तो नहीं पता चल रहा, है ना, कहाँ दिख रही है? न मैं इसे देख सकता, न इसे सुन सकता, न इसे महसूस कर रहा हूं कि ऊर्जा कहाँ है, मैं पकड़ नहीं सकता। स्थान भी नहीं गिर रही है। यदि स्थान गिरती तो मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा तो ऊर्जा तो इस हॉल में बनेगी भी नहीं, ऊर्जा तो बढ़ जाएगी इतनी ज्यादा, है ना। तो स्थान भी नहीं गिर रही है, मतलब ये द्रव्य नहीं होती। अभी तुम पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, कुछ न कुछ ऊर्जा निकल रही है। यदि ऐसे निकलती रहती तो कमरे में ऊर्जा एक टाइम ऐसा आएगा कि दिन भर रहोगे तो वो तो बननी ही नहीं है। लेकिन वो स्थान नहीं गिरती, न उसमें वजन होता, न स्थान गिरती, न इसे महसूस कर सकते। तो ये क्या कहलाएगी? द्रव्य से हटके एक चीज है जो अलग है। और कहाँ पाई जाती है वो? ब्रह्मांड में, ठीक है। 2 भागों में बांटा है ब्रह्मांड को, द्रव्य और ऊर्जा। अब द्रव्य को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक, ठीक है। भौतिक पदार्थ, फिजिकल पदार्थ, एक होते हैं रासायनिक, रासायनिक, ठीक है। भौतिक पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और दूसरे होते हैं मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। और मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण और एक होता है
विषमांगी मिश्रण। अच्छा, तत्व दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, पर मुख्य रूप से दो हैं, धातु और अधातु। तीन भी कह सकते हैं, उपधातु बीच की, जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और यौगिक, आपका यौगिक ही होता है ना। इसमें दो प्रकार लिख सकते हैं यौगिक में, एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक, है ना। कार्बनिक, कार्बनिक और एक अकार्बनिक। ये कार्बनिक कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन हो, जैसे मीथेन, एथेन। अकार्बनिक कौन से हैं, जैसे O2, N2, HCl, H2SO4। ये सब अकार्बनिक, जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता। ये ब्रह्मांड का मैंने पूरा वर्गीकरण कर दिया कि हमारे ब्रह्मांड में दो भाग होते हैं, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो होते हैं, तत्व और यौगिक। और मिश्रण दो होते हैं, समांगी और विषमांगी। फिर तत्व लगभग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वैसे तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक दो प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। ये तुम्हारा हो गया वर्गीकरण। ठीक है, द्रव्य का वर्गीकरण। तो ये वैसे तो ये 9th की चीज है, 9th में दिया हुआ है द्रव्य क्या है, पदार्थ। बस अंतर क्या है, बच्चा 9th को अच्छे से नहीं पढ़ता। अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा कि सर मैं 12th डायरेक्ट पढ़ लूँ, तो अब तुम 12th पढ़ोगे तो तुम 9th वैसे ही नहीं पढ़े। 10th में रट के पढ़ लिए, क्योंकि 9th की चीजें 10th में आती हैं तो वो रट ली। 11th में तुम पढ़ना नहीं चाह रहे, 12th में तुम समझोगे कैसे। जो चीजें 9th 10th 11th की निकल गई, वो 12th में एकदम से कैसे समझ में आएंगी, क्योंकि वहां तो इससे हाई लेवल ही होगा। और फिर तुम टीचर को दोष दोगे 12th में जाके कि अरे ये तो टीचर ही बेकार है यार, समझा ही नहीं पा रहा। वो कहाँ से समझाएगा, क्योंकि तुम अपनी गलती तो देखो, तुमने क्या की। तुम 9th नहीं पढ़े, 10th नहीं पढ़े ढंग से, 10th तो रट के पढ़े हो, कोई पढ़ाता ही कहाँ है ना। 9th और 10th को समझ के पढ़ोगे तो 11th तुम्हें आधी केमिस्ट्री तो वैसे ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, और 11th की पढ़ ली पूरी तो 12th की आधी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिश्रण किसे कहते हैं। क्वेश्चन है मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण नाम से ही देखो, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। जैसे मैंने मान लो जल लिया और जल में मैंने चीनी मिला दी। जल लिया 1 लीटर और चीनी लिया 250 ग्राम। तो मैंने कुछ अनुपात में मिला दिया, यानी किसी भी अनुपात में मिलाऊं, तो जब इनका घोल बनेगा तो क्या बन जाएगा, जल का, चीनी का जलीय विलयन। चीनी का जलीय विलयन, जिसको अपन शरबत भी बोलते हैं। तो जो शरबत है वो हमारा क्या है, मिश्रण है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को, मान लो मैं इसमें एक पदार्थ और मिला दूं, नमक, तो भी तो ये क्या है। अब इसको शरबत न कह के ये कह सकते हैं नमक जल, नमक और शक्कर का जलीय विलयन, क्योंकि इसमें मैंने नमक भी मिला दिया। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त विलयन क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हो। ये है एल्कोहल का जलीय विलयन, कुछ लोग एल्कोहल पीते हैं तो उसमें पानी मिला के पीते हैं, तो वो एल्कोहल का जलीय विलयन क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, वैसे तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये भी दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन नाम की है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, तो कई मिश्रण है।
कई सारे पदार्थों का उसमें मिश्रण होता है, और जब उनको हम लेते हैं कई सारे पदार्थों को अंदर जाते हैं तो वो क्या है, एक मिश्रित होकर अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वायु में ये सारी चीजें गुलित अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अब ये मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी नाम से देखो, समांगी मतलब पूरा मिश्रण एक समान हो तो वो हो गया समांगी। विषमांगी कौन सा? पूरा मिश्रण एक जैसा ना हो तो विषमांगी। अब पूरा मिश्रण एक समान का मतलब जिस मिश्रण में उसके घटक पदार्थ, घटक जैसे मैंने तुमसे बोला शरबत में कौन कौन से घटक थे, जल और चीनी, ये दोनों पदार्थ पूरे एक दूसरे में इस तरह से मिश्रित हो जाएं कि पूरा विलयन एक समान हो। जैसे आप नीचे से निकालो तो भी वैसा ही मीठा निकले, ऊपर से पियो तो भी वैसा ही, और बीच में से नली लगाओ तो भी वो वैसा ही स्वाद आना चाहिए। तो पूरा मिश्रण कैसा हो गया? एक समान, तो उसे हम बोलते हैं समांगी। विषमांगी कौन सा? विषमांगी ऐसा होता है जिसमें ऊपर पतला सा नीचे गाढ़ा सा। जैसे मान लो आप पीते हो, जैसे पीना तो नहीं चाहिए, जैसे मैंने नमक जल और रेत सैंड मिलाया और मिला के घोला, तो देखना नीचे गाढ़ा गाढ़ा रहता है ऊपर पतला, तो वो पूरा मिश्रण एक समान नहीं है, क्योंकि कहीं पे गाढ़ा कहीं पे पतला। तो कैसा हो गया? विषमांगी, है ना। तो विषमांगी मिश्रण वो होता है जिसमें उसके घटक द्रव पूरे विलयन में एक समान रूप से वितरित नहीं होते, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो वो विषमांगी कहलाता है। ठीक है, समांगी मिश्रण की डेफिनेशन बच्चों, वह मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। जो ये घटक है इनको घटक बोलते हैं, एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाते हैं, पूरी तरह मिश्रित हो जाते हैं एक समान रूप से, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी का जलीय विलयन जिसको हम शरबत कह रहे हैं, हवा, जो आप हवा लेते हो उसमें पूरा मिश्रण एक जैसा है। ये नहीं है कि आप कमरे के इस कोने में गए तो कार्बन डाइऑक्साइड कम मिली या ऑक्सीजन कम मिली और कमरे के उस कोने में गए तो ज्यादा मिली। यहाँ हवा में जो भी अनुपात है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग एक समान है। वो बात अलग है ऊपर नीचे जाओगे तो फिर उसमें अंतर आएगा, लेकिन आप यहाँ आसपास कहीं घूमते हो तो मिश्रण कैसा होता है? एक समान होता है। तो हवा क्या है? एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा, जो मिश्र धातु होती हैं वो भी क्या होती हैं? समांगी, क्योंकि उसमें एक निश्चित अनुपात में आप पदार्थों को आपस में मिलाते हो। ठीक है, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होता है बच्चों? विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते। जैसे दो घटक हैं, मैंने ले लिया रेत और जल, आप इनको कितना भी घोलोगे ये दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो ही नहीं सकते, क्योंकि रेत थोड़ा भारी होता है नीचे बैठ जाता है, हल्के कण ऊपर रहेंगे, तो जल में कुछ तो घुल जाता है कुछ नहीं घुलता। तो रेत और जल का मिश्रण कैसे विलयन का उदाहरण है? विषमांगी विलयन का। अच्छा, और भी ले सकते हो, तेल प्लस जल। आप देखो तेल में जल में तेल मिलाते हो तो तेल ऊपर छा जाता है, यानी कि ऊपर तो तेल जल थोड़ा मिलेगा, नीचे आप देखो जल ही जल होगा, यानी पूरा मिश्रण एक समान नहीं होता। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? विषमांगी का उदाहरण हो गया। मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट करो। एक तरफ लिख लो मिश्रण और दूसरी तरफ लिख लो यौगिक। ठीक है, पहला देखो, यह दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। किसी भी अनुपात में मिलाओ, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। लेकिन ये दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है।
देखो किसी भी अनुपात में ये कैसे हो, ये निश्चित में, जैसे मैंने जल में मिलाया शक्कर, तो आप किसी भी अनुपात में मिलाओगे मिश्रण तो बनेगा ही, चाहे ज्यादा मिलाओ शक्कर चाहे कम मिलाओ, मिश्रण जरूर बनना है। लेकिन तुम यदि क्या बनाना चाहते हो, मान लो HCl बनाना चाहते हो या जल बनाना चाहते हो, तो इनका जो अनुपात है वो फिक्स रहता है। जैसे मुझे जल बनाना है 2 अणु, तो मुझे हाइड्रोजन के कितने लेने पड़ेंगे, 4 अणु, और ऑक्सीजन के कितने लेना पड़ेगा, 1 अणु। देखो ठीक है, तो ये दोनों मिलके 2 अणु जल का निकाल देंगे। यदि तुम इसको ज्यादा भी कर दोगे तो भी यही बनेगा, मतलब आप किसी भी अनुपात में मिलाओगे तो ये नहीं बनता आपको। अब मान लो मैं तो आधा अणु लूंगा, नहीं बनेगा, या थोड़ा सा लोगे ऑक्सीजन, नहीं बनेगा। आपको उतनी तो लेनी पड़ेगी जितने से ये बनता है। लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है भाई, आप शक्कर को चाहे 1 चम्मच डालो तो भी आपका जली विलयन बन जाएगा, 2 चम्मच मिलाओगे तो भी बनेगा, और आधी चम्मच डालोगे तो भी बनेगा। लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ आप कम ले लोगे तो नहीं बनेगा, और या बहुत ज्यादा ले लोगे तो भी नहीं बनेगा, एक निश्चित अनुपात में लोगे तो ही बनेगा। तो यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट देखो, यह समांगी और विषमांगी दोनों प्रकृति का हो सकता है। मतलब मैंने समझा ही दिया कि समांगी और विषमांगी मिश्रण होते हैं, जबकि यौगिक हमेशा समांगी प्रकृति का होता है, यानी कि पूरा एक समान होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना है, H2O। अब पूरे जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी इसके घटक हमेशा पूरे में एक समान होंगे, चाहे आप नीचे से पियोगे तो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन उतनी आएगी, ऊपर से पियोगे तो भी। तो हमेशा ये कौन सी प्रकृति का होता है, समांगी प्रकृति का होता है, जबकि ये समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। तीसरा, मिश्रण के गुण उसके घटकों के औसत गुण होते हैं। जैसे ये कह रहा है कि घटकों के औसत गुण होते हैं, घटकों के औसत औसत गुण होते हैं। घटकों के औसत, घटक कहाँ है, जल और शक्कर, इनके जो गुण होंगे घटक के, जैसे जल का गुण और शक्कर का गुण, दोनों का गुण क्या होता है, और मिलाने के बाद भी जो मिश्रण बना उसका गुण इन दोनों के गुणों से ही मिलता है। जैसे जल को हम देखते हैं, हमारे लिए क्या है, हम पीने योग्य होता है, पी सकते हैं जल को, और शक्कर मिलाते हैं तो मीठा हो जाता है, यानी शक्कर मीठी होती है, जल का कोई स्वाद नहीं है। तो जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं, और अपन पीते हैं, खा सकते हैं इनको, और अलग अलग कर दो इनको तो भी खा सकते हैं, यानी जल और शक्कर। तो इनके दोनों के अलग अलग गुण और मिलाने के बाद गुण में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उन्हीं से मिलते जुलते गुण आते हैं। लेकिन इनमें आप घटक जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हम छोड़ते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह H2O है जो कि हम पीते हैं, यदि इनके घटकों को अलग कर दो, कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो देखो कार्बन को हम खा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकालते जरूर हैं। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यदि आप अलग से हाइड्रोजन लेते हो तो हाइड्रोजन बहुत ही बेकार गैस होती है जिसे हम नहीं पी सकते, नहीं ले सकते, और ऑक्सीजन तो ले सकते हैं पर इसको नहीं ले सकते। लेकिन यदि हम इन दोनों की क्रिया करा के जल बना दें तो आराम से हम ले सकते हैं, और ये हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाती। तो तुम खुद सोचो, इसके जो घटक गुण हैं वो इसके गुणों से बिल्कुल भिन्न है, इसका अलग तरह का गुण है, इसका अलग तरह का, मिलाने के बाद बिल्कुल अलग हो जाता है। इसको हम अलग से नहीं खा सकते, न पी सकते। ये पता कहाँ भरी जाती है, ये टायरों में भरी जाती है हवा, उसके जो हवाई जहाज होता है उसके टायरों में भरी जाती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो तो जल बन जाता है, इसे हम पीते हैं। समझ में आ गए, यानी इसके गुण घटकों के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न, जबकि इसके गुण घटकों के औसत गुण होते हैं, लगभग औसत गुण को समझ रहे हो ना, इन दोनों का औसत निकल के आता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। फोर्थ पॉइंट,
मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे जल और शक्कर है, इनके घटक हैं ये, इनको भौतिक विधि का मतलब होता है इनको गर्म कर दो तो ये अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन तुम ये चाहो कि मैं H2O में से आसानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दूं गरम गरम करके, तो संभव नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इनमें रासायनिक बंध बनते हैं और इनमें भौतिक बंध है। ठीक है, इनको आसानी से अलग नहीं कर सकते। ऐसा ये फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, जबकि इनके घटकों को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते। बोलो बच्चों, ये डिफरेंस समझ में आया क्या?